एक दो मिनट का होगा, मैं कर दूंगा जब तक कुछ। अभी क्या रह गया? कुछ रह नहीं गया, बस वो सब चीजें मैं कुछ देख रहे हैं। ये ऐसा ना हो ये पोस्टर लगा रहे 2.0 का और बाकी कुछ आए ना इस पे। नहीं, पोस्टर हटेगा तो आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है। पोस्टर तो आप हटाओगे ना? मैं कैसे हटाऊंगा पोस्टर को? आप भी तो हटाओगे पोस्टर। हाँ तो कैसे हटाना है वो तो बताओ। माउस से छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया। ये इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ कि आंख बंद कर देना, कोई हाँ, वो हो जाएगा शायद। देख लो करके एक बार। अगर पोस्टर लग रहा हो, इसको हटाना हो तो क्लास बस इसको ठीक करना है। आंख बंद कर दो। अरे लेकिन दो जगह क्लास सेट करी है मैंने, अभी समझ नहीं आ रहा। दो जगह चली है एक साथ, मतलब हाँ, उससे भी दो जगह क्लास है, लेकिन ना सब कुछ तो सेट हो गया। ये आ रहा है, इसको हट गया वो, उससे तो सब आ गया। 8 बज चुके हैं। अरे ये वाला क्यों रही है? हाँ ये देखो, नहीं ये लाइन अच्छी आ रही है, और आ रही है, इसकी वजह से पक्का हो रहा है ना। ये तो सब केवल चला रहा है, तो मत करना। वो तो आपकी गलती है, हम आप ही कह रहे थे। ला एक रोटी वाला ला ला ला। हो गया? क्या हुआ? तो बोला जल्दी बताओ। तो तेरा कह रहे मैं कुछ देखूं करूं, बोला मैं करूं आधे घाट होगी। हाँ बादल क्या रहा है वो? पर बस अभी तक तेरा देख रहे हो। हाँ, ये देख लो ये कि पोस्टर वोस्टर हटना एक लाख चाहिए। लगा उसका, दो एक लाख चला जाती है, वो भी एक मिनट ठीक लो। अरे यार, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person और मैं बोला कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। कर दिया मैंने बोला। पोस्टर कैसे हटेगा? पोस्टर की ना आंख बंद कर देना है ना, पोस्टर की आंख बंद करके हट जाता है ना, पोस्टर की आंख बंद कर देना। ठीक है, गो लाइव कर दिया आपने? हाँ, फ़ोन काट दो तो। पोस्टर की आंख बंद कर दो पोस्टर की आंख बंद कर देंगे हम। और फोन काट दो। फ़ोन भी काट देंगे हम। पोस्टर की आंख बंद कर दो, नहीं तो मैं करूँ बताओ। कर दिया मैंने। यहाँ पे कैसे होगा? इस पे स्ट्रीम लैब्स पे कैसे होगा? एक ऐसा प्लेयर लिया जिसे जल्दी कोई नहीं ले रहा था, और फिर हाँ बादल। आपको जो काम करना है सिर्फ ओबीएस पकड़ो, वहाँ पे अपने आप हो जाएगा स्ट्रीम लैब पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। शुरू कर दिया क्या? पोस्टर तो आप हटाओगे ना? मैं कैसे हटाऊंगा पोस्टर को? आप तो हटाओगे पोस्टर, उसकी आंख बंद कर देना, हाँ, कोई वो हो जाएगा शायद। देख लो करके एक बार। अगर पोस्टर लग रहा हो, इसको हटाना, बस इसको ठीक करना है।
बादल क्या रहा है वो? ये देख लो कि पोस्टर वोस्टर हटना चाहिए। पोस्टर कैसे हटेगा? पोस्टर की ना आंख बंद कर देना है ना, पोस्टर की आंख बंद करके हट जाता है, पोस्टर की आंख बंद कर देना। ठीक है, वो लाइव कर दिया आपने? हाँ। फोन काट दो तो। पोस्टर की आंख बंद कर, पोस्टर की आंख बंद कर देंगे। फोन काट, फोन भी काट देंगे। पोस्टर की आंख बंद कर दिया मैंने। यहाँ पे कैसे होगा? इस पे स्ट्रीम डेल्स पे कैसे होगा? हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों? आप सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी से, सब लोग एक बार जल्दी से आ जाइएगा, सेशन के साथ जुड़ जाइएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा और फिर हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कनेक्ट कर लीजिएगा भाई सब लोग सेशन को और जुड़ जाइए, फटाफट से आ जाइएगा सेशन में, जल्दी जल्दी से अपनी क्लास को ज्वाइन कर लेंगे आप सब लोग और जल्दी जल्दी से आ जाएंगे ना। फटाफट से आ जाइए बेटा जी, जल्दी जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से सब लोग आप और सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। सबके पास आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है? गुड मॉर्निंग है बेटा जी, गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग है सबको, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है भाई। जल्दी जल्दी से आ जाओ, सेशन सबके पास स्टार्ट हो चुका है भाई? सबको दिखाई दे रहा है? आवाज़ सबके पास क्लियर है? बताइए जल्दी से, जल्दी बोल के बताओ फटाफट से, आवाज़ क्लियर है क्या भाई? हैं? आवाज़ क्लियर है कि नहीं है? आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक क्या रहेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा बेटा जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं, आयनन विभव। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई
देखिए अब सही आवाज़ आ रही है सबके पास, सारी चीज़ें सही तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बताइए ज़रा बेटा जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताएंगे सब लोग कि सबके पास आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। बोलो भाई। जल्दी बोलिए बेटा। देखिए आज शुरू किया है हमने ये घर से सेशन लेना, तो हो सकता है थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ जाए आपको, थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आज हो सकती है ना, थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि चीज़ें थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों में, है ना। चलिए तो बेटा जी, सबके पास आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ जल्दी जल्दी से। देखिए आयनन विभव के बारे में समझना था हमें। आयनन विभव में हमने बताया था आपको क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताया था लास्ट क्लास में। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, चलिए तो बेटा जी अब हम लोग ना शुरू करते हैं आगे की चीज़ों को। देखिएगा बेटा जी, अब हम लोग समझते हैं चीज़ों को, बढ़िया तरीके से चीज़ों को चलाएंगे, बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझेंगे। एक बार फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा फटाफट से। देखिएगा जो फैक्टर्स मैंने बताए थे यहाँ पर, पहला फैक्टर, एक फैक्टर मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बताया था, नाभिकीय आवेश। एक फैक्टर बताया था मैंने एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार या साइज। दूसरा फैक्टर जो बताया था मैंने वो बताया था पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट बताया था बेटा जी। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। चौथा फैक्टर बताया था बेटा जी मैंने क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कहते हैं इसको हम लोग, या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं बेटा जी इसको हम लोग, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं बेटा जी। बता दीजिए भाई सही तरीके से चल रही चीज़ें आपके पास या नहीं चल रही है, बता दो जल्दी जल्दी से एक बार, है जल्दी जल्दी से चीज़ें बता दो कि सही तरीके से आ रही है आवाज़ वगैरह, सारी सही तरीके से पहुंच रही है ना आपके पास। उसके बाद देखिएगा 5वें नंबर पर आता है हमारे पास क्या, 5वें नंबर पर एक चीज़ आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी चीज़ें जो है ना, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम समझने वाले हैं चीज़ों को कि कैसे कैसे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का, है ना। और फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर सेशन पसंद आ रहा है तो बेटा जी जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर ज़रूर कर देंगे एक बार, है ना, ताकि घर बैठ करके बाकी सब लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें अच्छे तरीके से। अब देखिएगा सबसे पहली बात मैं करूंगा, देखो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एटॉमिक साइज के बारे में बता दिया कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, घट जाता है। एटॉमिक साइज जब घटता है तो इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। लेकिन आज जो मैं बातें आपसे करने जा रहा हूँ वो बातें मैं करूँगा, तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है बेटा जी।
थर्ड पॉइंट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये बात समझनी ना बेहद क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए, बेहद ज़रूरी हो जाती है बेटा जी। पेनिट्रेशन का मतलब होता है घुसना। पेनिट्रेशन का मतलब देखो, पेनिट्रेशन, ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है, मान लो ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, ये इसके कितने पास आ सकती है, उसी का मतलब पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है पास आना। अब देखिएगा जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, जो क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, वो कौन कौन से होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, या फिर एफ ऑर्बिटल होता है। इतने तरीके के क्या होते हैं बेटा जी, ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। ये सारे क्या है, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब देखिएगा मैं कहता हूं कि मेरे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस यानी नाभिक है ये। इस न्यूक्लियस के बाहर ये एस ऑर्बिटल है, ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूं इसको मैं। ये पी ऑर्बिटल बन गया, ये डी ऑर्बिटल बना दिया हमने, मान लो ऐसे, ठीक है भाई। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इस तरीके से बना दिया हमने भाई, ठीक है। ध्यान से समझते चलना है इस चीज़ को, बहुत ही बढ़िया सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा मैंने बोला कि भाई कौन कौन से ऑर्बिटल्स यहाँ पर हैं। एस ऑर्बिटल दिख रहा है, हाँ जी गुड मॉर्निंग है बेटा जी, गुड मॉर्निंग है। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा एस ऑर्बिटल है, ये मेरा पी ऑर्बिटल है, ये मेरा डी ऑर्बिटल है और ये एफ ऑर्बिटल है। इन सब के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। ठीक बात है भाई, इलेक्ट्रॉन तो बैठा ही होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन तो बैठा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ये बैठा इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा क्या होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो बैठा ही होता है, लेकिन अब देखिएगा जो ये एस ऑर्बिटल होता है ना, ये एस ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप का होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है बेटा जी, यानी बिल्कुल ऐसा गोल गोल होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे फैला हुआ रहता है ये, है ना। इस तरीके का क्या होता है हमारा, ये एस ऑर्बिटल होता है बेटा जी, ठीक है। अब ये जो एस ऑर्बिटल है ऐसा होता है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस भी गोल है और एस ऑर्बिटल भी गोल है। तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से फैल जाता है, चारों तरफ फैला रहता है ऐसे, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बैठा रहेगा बिल्कुल ये। इसका मतलब ये जो एस ऑर्बिटल है, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होने की वजह से ये न्यूक्लियस के सबसे क्या रहेगा, नजदीक रहेगा, यानी कि। लेकिन पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप का होता है, डंबल शेप, डंबल शेप्ड होता है। देखो एस कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, मतलब एस होता है ऐसा, ठीक है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। डंबल की शेप कैसी होती है, जिम जाते होंगे, जिम में देखा होगा डंबल ऐसा होता है बेटा, इस तरीके का होता है। अब पी ऑर्बिटल होता है डंबल जैसा, इसलिए पी ऑर्बिटल ज़्यादा नज़दीक जो है न्यूक्लियस के जा नहीं पाता, क्योंकि उसकी शेप, उसका आकार ही ऐसा है, क्योंकि उसका आकार ही कुछ इस ढंग से है, इस तरीके से है कि वो ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं जा पाएगा। उसके बाद डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो डी ऑर्बिटल होता है डबल डंबल शेप का। कैसा होता है, डबल डंबल शेप होता है बेटा जी, डबल डंबल शेप्ड होता है ये, यानी दो डंबल एक जैसे एक तरीके से जुड़े हुए हों ऐसे, इस तरीके का होता है कुछ, ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ये इस तरीके का होता है बेटा जी। अरे भाई बोल तो दो फटाफट से, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और एफ ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, एफ ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, तो ये तो डिस्टोर्टेड शेप का होता है। डिस्टोर्टेड मतलब फैला हुआ है, ये डिस्टोर्टेड का मतलब होगा फैला हुआ। अब जरा समझिएगा, जब आपको ये तीनों बातें, चारों बातें समझ में आ गई कि कौन सा ऑर्बिटल कैसा होता है, अब देखिएगा ये न्यूक्लियस बैठा है, नाभिक बैठा है। अब कोई गोल चीज है तो वो तो इसके पास बहुत आसानी से आ सकती है, बिल्कुल इसके चारों तरफ रहेगी ऐसे। तो जब चारों तरफ रहेगी तो चारों तरफ से न्यूक्लियस को, इसको पकड़ना, इसको खींचना अपनी तरफ आसान रहेगा।
कोई चीज़ ऐसी है भाई, बॉल को पकड़ना आसान है हमारे लिए, एक बॉल को हम मुट्ठी में पकड़ लेते हैं ऐसे, है ना, हाथ में ऐसे दबा के बैठ जाते हैं। और जो हमारे पास जो कोई मान लो बड़ी सी डंडी है, कोई बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ है, तो उसको तो किसी एक जगह से पकड़ सकते हैं हम लोग, है ना, एक जगह से पकड़ सकते हैं। और ऐसे अगर दो डंडी लगा दी जाए, ऐसे भी और ऐसे भी दो डंडी लगा दी जाए, तो भी फिर वो किसी एक जगह से पकड़ी जा सकती है। और अगर पत्ते जैसी शेप है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ा सा डिस्टॉर्टेड शेप है, तो उसको भी हर जगह से पकड़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर कोई बॉल जैसी चीज़ है तो उसको तो ऐसे पकड़ा जा सकता है, इस तरीके से हाथ में होल्ड कर लेंगे हम लोग, हाथ में होल्ड किया जा सकता है इजीली, और हाथ में ऐसे होल्ड किया जा सकता है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई जो हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बिल्कुल ऐसे स्फेरिकली सिमेट्रिकल रहता है। इसका मतलब न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक अट्रैक्टेड जो है ना, वो कौन रहता है हमारा, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक अट्रैक्टेड कौन रहता है हमारा, एस ऑर्बिटल रहता है बेटा जी। और इस न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक अट्रैक्ट होने को ही पेनिट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक रह सकता है, उसका मतलब उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा है। तो एस ऑर्बिटल है ना, सबसे ज़्यादा नज़दीक रह सकता है किसके, न्यूक्लियस के नाभिक के। उसके बाद पी ऑर्बिटल रह सकता है, उसके बाद डी ऑर्बिटल रह सकता है। तो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर कर्म क्या होगा बेटा जी, यानी किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होगा। तो एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, पी का उसके बाद होता है, डी का उसके बाद होता है, और एफ का उसके बाद में होता है। ये क्या बन गया, ऑर्डर बन गया बेटा जी। अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। यानी कौन सा ऑर्बिटल कितना न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है, उसी का मतलब पेनिट्रेशन होता है। देखो जरा मैंने बनाया है यहाँ पर, ये जो मैंने ड्रॉ करके बताया आपको, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये एस ऑर्बिटल बैठा हुआ है, ये पी ऑर्बिटल बैठा हुआ है, ये डी बैठा है। तो हमें दिख रहा है एस जो है ना, न्यूक्लियस के नाभिक के सबसे ज़्यादा क्या है, नज़दीक बैठा हुआ है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या है, एस के ऊपर ही लग रही है। और जिसके ऊपर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, सवाल अब आपसे कैसे पूछेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कैसे रिलेट करके बताऊं मैं आपको, जरा समझो, जरा समझो ध्यान से। एक सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक सवाल मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ। जब आपको ये समझ में आ गई ना बातें, तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मान लीजिएगा बोरोन होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है क्या, 1s2 2s2 और 2p1 हो जाती है बेटा जी। लेकिन अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, और 4 नंबर पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। अब देखिएगा, कायदे से तो हमें ये बात समझ में आती है कि बेरिलियम यहाँ पर आता है और बोरोन यहाँ पर आता है, ठीक है। अगर इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी जाए तो एक्सपेक्टेड ये होनी चाहिए, ऐसा हम आशा कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटेगा, तो फिर बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी बेरिलियम के तुलना में। लेकिन ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअल में क्या होती है ना बेटा जी, वास्तविकता में क्या होता है कि बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन की तुलना में। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, जरा बताओगे, जरा बताओगे ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसलिए हो गया बेटा जी, ऐसा इसलिए हो गया बेटा जी क्योंकि इसके अंदर सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, यहाँ पर एस ऑर्बिटल है, और यहाँ सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल कौन सा दिख रहा है, पी ऑर्बिटल दिख रहा है हमें। और अभी अभी बताया मैंने, अभी अभी ये बात बताई थी मैंने। हाँ जी, गुड मॉर्निंग है बेटा जी, गुड मॉर्निंग विमल कुमार, गुड मॉर्निंग है। तो देखिएगा, अभी अभी ये बात बताई थी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल is more than that of p orbital।
पी ऑर्बिटल से ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है? एस ऑर्बिटल का होता है, यानी न्यूक्लियस के पास ज़्यादा कौन रहेगा? ज़्यादा कौन रहेगा? एस ऑर्बिटल ज़्यादा रहेगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के नज़दीक कौन रहेगा खिंचा हुआ? एस ऑर्बिटल ज़्यादा रहेगा। इसलिए एस ऑर्बिटल जब न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक रहेगा खिंचा हुआ, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होगा? मुश्किल होगा। इसीलिए तो कह सकता हूं मैं सिंपल सी भाषा में, एक मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड to eject an electron from s orbital of an element। किसी भी एलिमेंट के s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाएगी हमें। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो जल्दी जल्दी से, सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, हैं? सेशन को लाइक और शेयर करते चलो भाई। तो देखिएगा मोर एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है बेटा जी। इस बात का मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी जैसे बोरोन और बेरिलियम की तुलना हमने करी अभी, वैसे ही अगर कभी कोई किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा और एक में एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा था, एक में पी ऑर्बिटल, जिसका एन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी देखो 2s है, ऊपर 2p है, एन की वैल्यू 2 ही है दोनों में, तो एन बराबर तो सेम 2s और 2p में बैठा है। अब एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा उसको निकालने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? ज़्यादा है। पी ऑर्बिटल के केस में कम एनर्जी देनी पड़ेगी एस की तुलना में, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? कम है बेटा जी। बोलो क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गई बातें या नहीं हो गई? हाँ जी, कृष्णा विश्वास गुड मॉर्निंग है बेटा, गुड मॉर्निंग है। तो ये बातें आपको बढ़िया तरीके से क्या हो जानी चाहिए? क्लियर हो जानी चाहिए। ये एक क्वेश्चन बताया मैंने जो कि पेनिट्रेशन इफेक्ट के ऊपर ही सवाल था, यानी कि जैसा कि हम लोग आशा करते, एक्सपेक्ट करते। एक सवाल मैंने लास्ट क्लास में कराया था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तुलना। अगर हम लोग सिर्फ साइज के हिसाब से सोचते तो लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घट रहा है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जानी चाहिए थी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जानी चाहिए थी, ये ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन ये ऑर्डर ऐसा नहीं होता है, ये कर्म इस तरीके से नहीं होता है। उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने फैक्टर्स लेकर के आया कि भाई ये फैक्टर समझेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी, बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ आएंगी, क्लियर होंगी। अब देखिएगा हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा 4th पॉइंट है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना बेटा जी, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता हूं मैं इसको। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता हूं मैं इसको, ठीक है बेटा जी। देखिएगा एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा जी। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की बात बता रहा हूँ बेटा, बहुत ही बेहतरीन बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। देखिएगा ये न्यूक्लियस है अपने पास, ठीक है। शील्डिंग या स्क्रीनिंग तो समझ ही नहीं आता लोगों को, हवा ही नहीं लगती है, ध्यान से समझ लेना इसको। ये एक ऑर्बिटल है कोई, ये एक और ऑर्बिटल बैठा हुआ है, ये एक और ऑर्बिटल बैठा हुआ है, ये लीजिए भाई, इस तरीके से बना दिया हमने, है ना, इस तरीके से हमने इसको बना दिया।
अब देखिएगा इस तरीके से बनाने के बाद बेटा जी मैं कहता हूं कि ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है और ये f ऑर्बिटल है। इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, यहाँ पर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे और यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे। और इतने ही क्या होंगे, अंदर प्रोटॉन बैठे होंगे। क्या बैठे होंगे? प्रोटॉन बैठे होंगे बेटा जी, है कि नहीं है? प्रोटॉन बैठे होंगे। क्यों बैठे होंगे? मान लो 32 क्या कह देता हूँ, प्रोटॉन बैठे होंगे। अब हिसाब से देखिएगा, कायदे से क्या होना चाहिए था कि जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा जी। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं तो उसको ना 2 प्रोटॉन का चार्ज अंदर से न्यूक्लियस से नाभिक से मिल जाना चाहिए था। 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन भी इसको फील करना चाहिए था। 2 प्रोटॉन का क्या करना चाहिए था? अट्रैक्शन फील करना चाहिए था इसको। ठीक बात है भाई। s ऑर्बिटल जो होता है उसकी तो ऐसी कहानी होती है कि वो 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन क्या कर लेता है? फील कर लेता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये शील्डिंग यही शो करता है। सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट s ऑर्बिटल ही शो करता है। यानी कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आने वाला 2 प्रोटॉन का चार्ज अपना रोक लेता है, अपना अट्रैक्शन फील कर लेता है। ठीक बात है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बात आई फिर p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल की जो चार्ज रोकने की जो पावर है, जो न्यूक्लियस से जो चार्ज मिल रहा है, न्यूक्लियस से चार्ज कौन सा मिल रहा होगा? प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज मिल रहा होगा। बाहर इलेक्ट्रॉन बैठे इन ऑर्बिटल में तो प्लस और माइनस क्या होंगे? आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो न्यूक्लियस से जो चार्ज मिल रहा है, p ऑर्बिटल की क्वालिटी ऐसी है, p ऑर्बिटल की कहानी ऐसी है कि वो चार्ज ना, जो न्यूक्लियस से जो चार्ज मिल रहा है उसको कम रोक पाता है s की तुलना में। मान लो p ऑर्बिटल को 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रोकना चाहिए था। 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो 6 प्रोटॉन का चार्ज अंदर से आएगा इसको रोक के रखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। तो 6 प्रोटॉन का चार्ज इसको रोकना चाहिए था। लेकिन मान लो ये 5 प्रोटॉन का चार्ज ही रोक पाया। ये 5 प्रोटॉन का चार्ज रोक पाया तो वो 1 प्रोटॉन का चार्ज कहाँ चला गया? बाहर चला गया। अब बात आई d ऑर्बिटल की। d ऑर्बिटल बेचारा और भी बेकार आदमी, और भी क्या हो गया? बेकार हो गया। यानी उससे और चार्ज, उससे p ऑर्बिटल की तुलना में भी और कम चार्ज रुक पाता है। यानी उसका शील्डिंग क्या है? और भी कम। शील्डिंग का मतलब सिंपल सी बात समझ लो कि जो न्यूक्लियस नाभिक से जो अट्रैक्शन के लिए जो चार्ज आ रहा है उस चार्ज को कम से कम रोक पाना। शील्डिंग का मतलब है रोकना, बचा पाना। तो d ऑर्बिटल को 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रोकना चाहिए था, लेकिन d ऑर्बिटल मान लीजिएगा कि केवल 8 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रोक पाया। केवल क्या कर पाया? 8 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रोक पाया बेटा जी। और उसी 8 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रोक पाने की वजह से क्या हुआ? जब हम लोग f ऑर्बिटल पर जाएंगे, f ऑर्बिटल की बातें करेंगे, तो f ऑर्बिटल के केस में 14 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसको रोक लेना चाहिए था अपना। लेकिन मान लो वो केवल 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही रोक पाया। 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्या कर पाया? रोक पाया बेटा जी। और 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो रोक पाया ना, ये उसकी वजह से क्या हो गया? अब f ऑर्बिटल के बाहर मान लो एक ऑर्बिटल और बैठा हुआ है, ऐसा कोई ऐसा ऑर्बिटल और बैठा हुआ है। इस ऑर्बिटल का मैं नाम दे देता हूं क्या? इस ऑर्बिटल को कह देता हूं कि यहां पर फिर से ये s ऑर्बिटल बैठा हुआ है। s ऑर्बिटल जिसके पास क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो समझिएगा ध्यान से। अब देखो अंदर जा करके देखेंगे, वास्तविकता में अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या होना चाहिए था? न्यूक्लियस से इस सबसे बाहर वाला जो s ऑर्बिटल बैठा है इसको 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलना चाहिए था। 2 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करते, ऐसे बैठा रहता बस ये। लेकिन हुआ क्या कि इससे पहले अंदर d और f ऑर्बिटल भर चुके, अंदर d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल भर चुके हैं। तो पहले ऑर्डर ऑफ शील्डिंग बता देता हूं मैं आपको। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग बता देता हूं मैं आपको। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, कर्म क्या है, ये बता देता हूं मैं आपको। तो बेटा जी s ऑर्बिटल की शील्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, फिर p ऑर्बिटल की होती है, फिर d की होती है और फिर f ऑर्बिटल की होती है। इसका मतलब हम लोग क्या कह देते हैं कि f, d और f ऑर्बिटल की शील्डिंग जो है बहुत ही बेकार सी है, वो अपना चार्ज रोक नहीं पाते हैं। पुअर शील्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल कहते हैं हम लोग इस बात को।
क्या कहते हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, इसका नाम रख दिया जाता है बेटा जी। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से कि भाई ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या हुआ, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। ठीक है, अब इस शील्डिंग के कम होने की वजह से डी और एफ अपने प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रखे हैं उनका चार्ज नहीं रोक पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो बाहर एस ऑर्बिटल बैठा हुआ है ना बेटा, ये जो बाहर क्या बैठा है, ये जो बाहर एस ऑर्बिटल बैठा है, ये वाला एस ऑर्बिटल जिसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अट्रैक्शन के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन इसको कहीं 2 से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्ज अट्रैक्शन से मिलने लगेगा, क्योंकि ये जो अंदर एफ था इसने केवल 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रोका, तो 4 इलेक्ट्रॉन का तो इसका बाहर आ गया। उसके बाद जो अंदर डी था उसने केवल 8 का ही रोका, तो 2 इलेक्ट्रॉन का उसका आ गया, और पी जो था उसने 5 का ही रोका, 1 का वहां से आ गया, 2 और 1 3 और 4 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ज्यादा अट्रैक्शन फील करा रहा है इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, बिल्कुल जरूर सारी बातें बताऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी मैं फैक्टर्स पढ़ा देता हूं आप लोगों को, पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, फिर बताऊंगा दोनों का डिफरेंस, सारी बातें बताऊंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, है ना। तो देखिएगा क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया बेटा जी, जो सबसे बाहर वाला अंदर के डी और एफ अपना चार्ज नहीं रोक पाए, प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन उनको मिल रहा था न्यूक्लियस से वो ना रोक पाने की वजह से क्या हो गया कि जो बाहर जो एस ऑर्बिटल बैठा हुआ है, एफ से भी बाहर जो एस ऑर्बिटल बैठा है, उस एस ऑर्बिटल को वास्तव में 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन अब इसको 8-10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, 8-10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन मिलेगा तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ ऐसा खिंचा हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ ऐसा खिंचा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस शील्डिंग डी और एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग, बेकार सी शील्डिंग होने की वजह से क्या हो गया कि भाई जो हमारा बाहर वाला जो एस ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रखे होंगे उनको अगर कभी निकालना चाहें हम लोग, उनको अगर कभी हम लोग क्या करना चाहें, निकालना चाहें सबसे बाहर वाले ऑर्बिट एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो बेटा जी उसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी वो ज्यादा ऊर्जा चाहेंगे। यानी कि मैं लिख देता हूं, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, डी एंड एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग, चार्ज को ना रोक पाने की वजह से, द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल is more attracted towards the nucleus, ज्यादा खिंचा हुआ रहेगा सबसे बाहर वाला एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ रहेगा बेटा जी, और इसी ज्यादा खिंचे हुए रहने की वजह से हेंस more energy will be required to eject the electron from the outermost s orbital। इसीलिए ही एस ऑर्बिटल के अंदर से, सबसे बाहर वाले एस ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी बेटा जी। ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए आपको। क्यों हुआ ऐसा, देखो क्यों हुआ ऐसा समझ लो ध्यान से, क्योंकि अंदर जो पहले एस ऑर्बिटल बैठा है, पहले देखो ये मान लो, ये ऐसे दिखा दिया मैंने, यहां पर ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ये एस ऑर्बिटल है, फिर ये पी ऑर्बिटल है, फिर ये डी ऑर्बिटल है, फिर ये एफ ऑर्बिटल है, इसके बाहर एक और एस बैठा हुआ है ऐसे, देखो
आपको समझ आएगा अच्छी तरीके से। इस s ऑर्बिटल को अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस से इसको 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन मिलेगा, वो रोक लेना चाहिए था, रोक लिया भाई इसने। लेकिन इसको आगे आया p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल को अपने p ऑर्बिटल को क्या करना चाहिए था, p ऑर्बिटल को 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रोक लेना चाहिए था, लेकिन नहीं रोक पाया बेचारे के, इसकी इतनी बस की बात नहीं है उसके, वो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रोक पाया। तो एक प्रोटॉन का चार्ज कहाँ चला गया, बाहर चला गया। उसके बाद d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रोकना चाहिए था, लेकिन ये केवल 8 का ही रोक पाया, तो इसका मतलब 2 का कहाँ चला गया, और बाहर जाएगा। ये नहीं रोक पाया तो बाहर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा d ऑर्बिटल की जब बातें आई तो 14 इलेक्ट्रॉन का f ऑर्बिटल की बातें जब आई तो 14 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहिए था, इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज रोक लेना चाहिए था, लेकिन ये केवल 10 का रोक पाया। उस 10 का रोक पाने की वजह से बाकी का 4 का कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब यहाँ जो बाहर जो s ऑर्बिटल बैठा है, कायदे से तो न्यूक्लियस से, नाभिक से, यहाँ से इसको 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलना चाहिए था, 2 प्रोटॉन अट्रैक्ट करते इसको और बैठे रहते आराम से। लेकिन अंदर वाले डी और एफ ने अपना चार्ज नहीं रोका, तो वो चार्ज किसके पास आ गया, इसके पास, इस एस ऑर्बिटल के पास आ गया वो। और इस एस ऑर्बिटल के पास आने की वजह से वो नाभिक की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, ज्यादा, न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करेगा, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी कि 2 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन इसको मिल रहा है 7, 8 का 10 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, तो ज्यादा क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ, नाभिक की तरफ खिंचा हुआ रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा। इसलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनको अगर एक्साइट करना, उनको अगर निकालना पड़े, कभी आयोनाइज करना पड़े, तो उनको आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी बेटा जी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी बेटा जी। और इसी को ही कहते हैं, ये जो इसी को ही क्या कहा जाता है, क्या, शील्डिंग का ऑर्डर। यानी इसीलिए कहा जाता है कि एस ऑर्बिटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, मुश्किल है, फिर पी ऑर्बिटल में उससे आसानी से निकल जाता है, डी में उससे आसानी से, और एफ ऑर्बिटल में उससे आसानी से। और देखिएगा जो ये बाहर एस ऑर्बिटल बैठा है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कई बार तो ये एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की शील्डिंग इतनी ज्यादा बेकार हो जाती है कि ये जो बाहर वाले एस ऑर्बिटल है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आप निकाल ही नहीं पाओगे, वो इनर्ट हो जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे अक्रिय या इनर्ट, क्योंकि वो अट्रैक्शन इतनी ज्यादा लगाएगा कि वो आयोनाइज ही नहीं हो पाएंगे, निकल ही नहीं पाएंगे, और जब तक वो नहीं निकल पाएंगे तब तक वो बॉन्ड नहीं बना सकते, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को आगे जाकर के नाम दिया जाता है, क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम दिया जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम पड़ जाता है। ये जो बाहर का जो एस ऑर्बिटल है, जब इस पे इतनी ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन को निकाला ही नहीं जा सकता वहां से, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इनर्ट कहलाएगा। और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर्ट पेयर कह देगा, और इफेक्ट उसका नाम रख दिया जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट उसका क्या रख दिया जाएगा बेटा जी, नाम रख दिया जाएगा। बोलो ये बात क्लियरली समझ में आ गई तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, जल्दी से बता देंगे भाई मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी से एक बार फटाफट से ये बात बता दीजिएगा कि ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। अगर ये बात बढ़िया तरीके से आ गई समझ में, तो एक छोटी सी बात है जो कि मैं आपको समझा देता हूं फटाफट से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ना बेटा, 2 तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा समझिएगा, जैसे नाइट्रोजन ले लिया मैंने, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p3 होती है बेटा जी। और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और 2p4 होता है। नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड होता है। अब हाफ फिल्ड होता है इसलिए मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ये ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है बेटा जी, है ना। चलिए भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, समझ आया, मोर स्टेबल होता है। और अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए
वैसे तो होना तो ये चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था, हम ऐसी आशा कर रहे थे क्योंकि नाइट्रोजन जो है 7 नंबर पे आता है और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो होना तो ये चाहिए था कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में वास्तविकता में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की जो है वो कम होगी नाइट्रोजन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि ये वाला ऑर्डर चलेगा यहाँ पर। क्यों चलेगा ये ऑर्डर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला है और ऑक्सीजन जो है हाफ फिल्ड वाला नहीं है बेटा जी। समझ आई बात। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है आपको। बोलो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है। अगर यहाँ तक बातें आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ गई तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में जा कर के जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई मेरे प्यारे बच्चों, और फिर हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे और जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको पसंद आई कि नहीं आई, और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा भाई, ताकि एक सिंपल सी एक बात याद रख लो कि भाई जो लोग अभी इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं उन तक आपको इसका फ़ायदा पहुंचाना है, ताकि बाकी लोग भी जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि कोरोना जैसी सिचुएशन चल रही है बेटा, हिंदी में ही तो बताया है, हिंदी में ही तो बताया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो घर से बाहर निकलना संभव नहीं है, स्कूल वगैरह वैसे ही बंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। हम लोग आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ये सेशन तैयार कर रहे हैं, घर में बैठ करके सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे कि क्लासेस चल सकें और आपकी नाइस डे, गुड डे।